ओके। आज मैं प्यारे बच्चों आप लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बतला रहा हूँ। यह बेसिक क्लास है जो आपको पर डे काम आएगा। इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ जानने वाला चीज़ है जो कि हमेशा ज़रूरी होगा। लेटर लेटर जोड़ के हम वर्ड बना लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो पीछे वाला वीडियो में हम दे चुके हैं। अब हम आज आपको डिटेल्स से बताएंगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे कैसे किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है वर्ड फॉर्मेशन, जो पीछे क्लास में हम बता चुके हैं, और आज से हम बताएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन वर्ड से स्टार्ट होगा। वर्ड वर्ड जुट के फ्रेज बनता है, ठीक। इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अब जैसे फ्रेज फ्रेज जुट के हमको क्लाउज बन जाता है, इस तरह से हम कंजक्स क्लाउज को कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेज। और एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसको ध्यान रखना है कि क्लाउज तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जब तक नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना होगा कि क्लाउज बोलने के लिए ये कंडीशंस पूरा होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। तो क्लाउज बनाएंगे, अब वो सेंटेंस का ढांचा यानी स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया। एक सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ड को जोड़ के फ्रेज बनाएंगे, फ्रेज को जोड़ के क्लाउज बनाएंगे। और यहाँ से अब हम ध्यान देंगे कि अगर हमको सेंटेंस पे जाना है तो सबसे पहला हम सिंपल सेंटेंस बनेगा, और सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। उसके लिए हमको क्या है कि फ्रेज फ्रेज को जोड़ के हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे हम बताएं कि क्लाउज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए देखना होगा कि दोनों में एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेज ही होगा। लेकिन क्लाउज में एक बात बतलाए थे कि हम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज जानना होगा कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको 5 एलिमेंट चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ हम कुछ और चीज भी दे सकते हैं। यानी अब हम बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये बताने का कोशिश करेंगे कि सेंटेंस के लिए क्या चीज चाहिए। सेंटेंस के लिए हमको किस स्ट्रक्चर से गुजरना होगा, किस स्ट्रक्चर से चलेंगे तो सेंटेंस बनेगा, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एक जरा सा सबसे पहले देखिए कि वर्ड और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे देखिए वर्ड 8 तरह के होते हैं और फ्रेज 5 काइंड्स होते हैं फ्रेज का, जिसमें सबसे पहला आता है आपका नाउन फ्रेज, फिर दूसरा आता है वर्ब फ्रेज, तीसरा आता है एडजेक्टिव फ्रेज, और चौथा आता है एडवर्ब फ्रेज, पांचवा आता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज इस तरह से 5 होते हैं। अब ये देखना है कि ये फ्रेज बनता आखिर कैसे कैसे। तो फ्रेज के लिए हम बता चुके हैं कि वर्ड वर्ड जोड़ता है तो फ्रेज बनता है। अब यही देखेंगे कि कौन वर्ड किसके साथ जुड़ेगा, और इस तरह से जो फ्रेज बनेगा उस फ्रेज का क्या नाम होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि वर्ड जो होते हैं 8 तरह के होते हैं, इसमें 2 तरह के वर्ड होते हैं। एक वर्ड को बोलते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल वर्ड, ठीक, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और दूसरा होता है ग्रामेटिकल वर्ड्स। तो ग्रामेटिकल वर्ड्स जो होते हैं उसमें 4 वर्ड आ जाते हैं, जैसे डिटरमाइनर, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसको कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड। और नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। अब देखना है कि वर्ड वर्ड को जोड़ेंगे तो यही हमको फ्रेज बनेगा। अब कौन वर्ड किसके साथ जुड़ेगा, अब इसके लिए हमको स्ट्रक्चर पे जाना होगा। और स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर जानना होगा, और उसमें कुछ चीज़ बतलाते हैं। जैसे देखिए डिटरमाइनर जैसे है, ये हमेशा नाउन के साथ जुट जाएगा।
उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब होगा जो हमेशा मेन वर्ब के साथ जाके जुट जाएगा। ये चीज़ एकदम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे एक पहला स्ट्रक्चर मान लीजिए इसको कि जैसे डिटरमाइनर किसके साथ जाके जुट जाएगा, नाउन के साथ, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ जुट जाएगा, तो मेन वर्ब के साथ। अब जैसे देखिए कि डिटरमाइनर में 50-60 वर्ड है जो हम एक पेज देंगे, उसमें लिखा रहता है सारा वर्ड डिटरमाइनर। तो टोटल डिटरमाइनर को ध्यान रखना होगा। जैसे माई बुक, अब जैसे देखिए माई डिटरमाइनर हो गया, यहाँ बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर जैसे बोलेंगे योर शर्ट, तो जैसे योर यहाँ डिटरमाइनर हो गया, शर्ट यहाँ पर नाउन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ये वर्ड जैसे डिटरमाइनर जुट गया किससे, नाउन से, उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जुट जाएगा किससे, मेन वर्ब से। अब जैसे सारा डिटरमाइनर लेकिन आपको इसके लिए पहचानना होगा। जैसे दिस बॉय लिखेंगे, दीज पेन्स लिखेंगे, यो जैसे मेनी बुक्स लिखेंगे, ठीक। तो ये सारा क्या आ रहा है, डिटरमाइनर, और ये सारा क्या आ रहा है, नाउन। तो अब जैसे देखिए एक जरा सा डिटरमाइनर और नाउन जब आके जुट जाएगा तो यही दोनों मिल के क्या बन गया, नाउन फ्रेज। ठीक इसी तरह से अब चलिए ऑक्सिलरी वर्ब पे। अगर हम इज लिखते हैं तो यहाँ जैसे गोइंग लिखते हैं तो ये ऑक्सिलरी इसके साथ जुट गया। अब जैसे विल लिखते हैं तो गो लिख दिए तो ये ऑक्सिलरी इसके साथ जुट गया। अब जैसे हम लिखते हैं शुड तो फिर इसी तरह से यहाँ हेल्प के साथ यहाँ पर जोड़ दिए तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से जुड़ते चला जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि कभी कभी एक से ज़्यादा भी ऑक्सिलरी आता है। जैसे देखिए शुड हैव बीन हेल्प्ड, इसमें एक चीज़ गौर कीजिए, शुड हैव बीन हेल्प्ड में गौर कीजिए कि ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी है, और ये मेन वर्ब है। तो एक चीज़ गौर करना है कि अब ये सब मिल के एक फ्रेज बन गया, और ये फ्रेज का नाम होगा वर्ब फ्रेज। एक चीज़ गौर कीजिए, जैसे मेन वर्ड इसमें वर्ब है और ये भी वर्ब ही है, लेकिन ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो एक चीज़ आप लोग को जानना होगा कि जैसे यहाँ पर हम लिखे ग्रामेटिकल वर्ड, एक चीज़ गौर कीजिए, ग्रामेटिकल वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड लिखने के पीछे मेरा एक मकसद है कि अनलिमिटेड स्ट्रक्चरल वर्ड अनलिमिटेड होते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड लिमिटेड होते हैं। तो अब जैसे याद रखिए कि जैसे एक डिटरमाइनर नाउन के साथ आ रहा है तो डिटरमाइनर लिमिटेड है, ये 50 से 60 वर्ड्स है, और ये एक पेज है जिसमें हम सारा वर्ड लिख के देते हैं, उसको थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं और वो वहाँ पर मटेरियल आपको देख लेना है। फिर उसी तरह से देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो जब वर्ब फ्रेज बनाएंगे तो वहाँ पर देखिए कि ऑक्सिलरी लिमिटेड है और वर्ब वहाँ पर क्या हो जाता है, अनलिमिटेड। तो अब हम आपको समझा सकते हैं इस तरह से कि नाउन फ्रेज बनने के लिए कम से कम 2 वर्ड चाहिए, यानी डिटरमाइनर और नाउन, और वर्ब फ्रेज बनने के लिए कम से कम 2 वर्ड चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब रहा बात क्या डिटरमाइनर एक ही हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आज पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना सा बताएंगे कि डिटरमाइनर मोर देन वन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी मोर देन वन हो सकता है। तो 2 फ्रेज आपको क्लियर हुआ। तो जैसे देखिए हमको सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे वर्ड बनाने पीछे वाला क्लास में बताए हैं और सेंटेंस बनाने के लिए आज बता रहे हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो वर्ड से, और वर्ड वर्ड को जोड़ के हम फ्रेज बनाएंगे। तो फ्रेज में अभी हम आपको 2 फ्रेज बताए, जिसमें एक बताए डिटरमाइनर के साथ नाउन, नाउन के साथ डिटरमाइनर मिलके नाउन फ्रेज बना लेता है, और वर्ब फ्रेज ऑक्सिलरी वर्ब मिलके वर्ब फ्रेज बना लेता है। अब हम आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज बतला रहे हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे ये एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनता है। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे फिर आपको गौर करना कि एक वर्ड एडवर्ब आएगा और ये वर्ड जुट जाएगा किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ, ये वर्ड जुट जाएगा। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे बोलते हैं वेरी वाइज, ठीक, वेरी वाइज, सो क्यूट, टू हॉट, रेदर रेदर गुड,
फेयरली हॉट। अब जैसे देखिए ये सारा वर्ड जो है एडजेक्टिव है और ये सारा वर्ड एडवर्ब है। अब अगर हम कहें कि ये दोनों वर्ड मिल के क्या हो गया, तो यह वर्ड जो है एक फ्रेज हो गया और इसका नाम अब क्या देंगे, तो याद रखिए चूंकि इसका सारा बेस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा कौन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए जरा सा, जैसे नाउन फ्रेज में बेस नाउन हो जाता था, वर्ब फ्रेज में बेस वर्ब फ्रेज हो जाता था, उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज में बेस वर्ड जो है यानी मेन वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा और इस तरह से ये फ्रेज तैयार जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हमको आपको बतला रहे हैं कि जैसे एडवर्ब फ्रेज कैसे बनेगा। एक चीज थोड़ा सा कहना चाहेंगे, जैसे देखिए इसमें दोनों वर्ड एडवर्ब भी होता है, जैसे मच टू, टू मच, ठीक। या एक चीज गौर कीजिए, यह जनरली एलोन होता है या इसमें सिर्फ ओनली एडवर्ब ही आएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि या तो दोनों वर्ड एडवर्ब होगा या तो ये अकेला रहता है। जैसे मान लीजिए वाइजली लिख देते हैं तो यही वर्ड यहाँ पर आके क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो जनरली ये माइंड में रखना है कि एडवर्ब फ्रेज चूंकि ये वर्ब के लिए आता है, तो जैसे ये देखिए कि एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के लिए, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, लेकिन एडवर्ब फ्रेज के लिए कोई वर्ड इसके साथ नहीं आता है, एडवर्ब फ्रेज इसलिए अकेला रह जाता है। और कभी कभी अगर दो वर्ड भी आता है तो इसका मतलब ये माइंड में बैठाना है कि ये दोनों वर्ड जनरली एडवर्ब ही होगा। तो ये चीज माइंड में बैठा लिए कि आप एडवर्ब फ्रेज हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज, ठीक। तो एक चीज माइंड में बैठा कि एडवर्ब फ्रेज अकेला भी हो सकता है, इसके साथ दूसरा कोई वर्ड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि एडवर्ब जनरली आता है वर्ब के लिए और एडजेक्टिव जनरली आता है नाउन के लिए, और एडवर्ब जो वर्ब के लिए आता है तो वर्ब का अपना फ्रेज बन जाता है, एडवर्ब अकेला बच जाता है। तो अब जैसे देखिए फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में आप क्या कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं कि एक वर्ड एडवर्ब हो जाएगा और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडवर्ब फ्रेज में आप क्या समझे, अब एडवर्ब फ्रेज जनरली अकेला ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। और कभी कभी दो वर्ड होगा तो उसके साथ वो दोनों वर्ड एडवर्ब कह सकते हैं, दोनों वर्ड एडवर्ब ही हो जाता है। अब आपको बतला रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में कुछ समझने के लिए नहीं है, इसमें ध्यान यही रखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते समय आप नाउन फ्रेज के आगे प्रीपोजिशन डाल दीजिए और वही फ्रेज क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जैसे मान लीजिए एक जरा सा कि जैसे बोलते हैं दिस गार्डन, तो ये जैसे दो वर्ड जुट गया, एक डिटरमाइनर हो गया। जैसे बोलेंगे माई रूम, ठीक। जैसे बोलेंगे आवर हाउस। अब जैसे देखिए ये सारा जो है ये वर्ड क्या है, डिटरमाइनर आपका है, ये वर्ड क्या है, नाउन हो गया। अब जैसे देखिए ये दोनों मिल के क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और इसी के आगे अब हम कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़ देंगे, जैसे जैसे एट जोड़ दिए, तो अब इसी को जब प्रीपोजिशन इसके साथ आ जाए तो याद रखिए यही दोनों मिल के तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एक चीज आप माइंड में बैठा सकते हैं, जैसे बोलिएगा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज सर कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि नाउन फ्रेज के आगे प्रीपोजिशन रख देंगे तो वह क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लीजिए कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन जो है वो नाउन फ्रेज के साथ जोड़ दिए। अब देखिए ये पांचों फ्रेज आपका बनके तैयार हो गया। तो क्या समझे कि सेंटेंस बनाने के लिए आप शुरू कहाँ से होंगे कि एक तरह से वर्ड वर्ड को जोड़ के आपको क्या बनाना है, फ्रेज। फ्रेज कितना तरह का बनेगा, 5 तरह का, और ये याद रखना होगा कि कौन वर्ड किसके साथ जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीज बतला रहे हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। एक्स्ट्रा चीज में ये देखिए जरा सा कि जैसे मान लीजिए कि
कि कहिएगा कि डिटरमाइनर जैसे आया सर, तो क्या इसके साथ और कोई वर्ड नहीं आ सकता है? तो हाँ, इसके साथ एक वर्ड और आ सकता है, एडजेक्टिव। और कोई वर्ड नहीं आ सकता है सर? तो आ सकता है, इसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और नाउन भी आएगा। नाउन तो बेसिक है तो ये आएगा ही। अब जैसे देखिए हम बोले कि सर डिटरमाइनर सिर्फ नाउन के साथ आएगा और नाउन फ्रेज बन जाएगा। फिर अब भी हम ये सब बोल रहे तो हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना होगा। अभी ये भी बना नाउन फ्रेज ही और ये भी बना नाउन फ्रेज ही। तो एक से ज़्यादा वर्ड अगर जानना है कि और नाउन के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि एक नाउन फ्रेज के साथ इतना सारा वर्ड आ सकता है। अब कुछ और चीज़ अगर जानना चाहिएगा तो ये भी जानिए कि डिटरमाइनर नाउन के बीच में कभी कभी और बहुत सारा चीज़ आएगा, लेकिन उसको हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, एडजेक्टिव, चाहे जो आ जाए। तक थोड़ा सा अभी डिटेल से हम नहीं बतलाएंगे, एडवांस क्लास में ही सब चीज़ को बताएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ है इसलिए उतना ज़्यादा चीज़ हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये चीज़ मान के चलना है कि इस जगह पर जो भी आ जाए आप उसको क्या मान के चलोगे, एडजेक्टिव, क्योंकि डिटरमाइनर नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक। और एडजेक्टिव आएगा तभी एडवर्ब आ सकता है, कोई दिक्कत? तो जैसे अगर हम बोल देते हैं ए वेरी वाइज मैन बोलते हैं, तो देखिए ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका यहाँ पर डिटरमाइनर। कोई दिक्कत? तो अगर हम पूछें कि नाउन फ्रेज में क्या सब चीज़ हो सकता है, तो डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर के साथ एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इसमें एक वर्ड का होना मस्ट है और वो वर्ड आपका क्या है, नाउन। यानी बिना नाउन का नाउन फ्रेज नहीं होगा। उसी तरह से वर्ब फ्रेज में थोड़ा सा जानना होगा कि वर्ब फ्रेज में एक ऑक्सिलरी, फिर ऑक्सिलरी, फिर ऑक्सिलरी, फिर मेन वर्ब, यानी इतना मैक्सिमम 3 ऑक्सिलरी आ सकता है, 3 ऑक्सिलरी आ सकता है मैक्सिमम। तो अब जैसे बोलेंगे शुड हैव बीन डेवलप्ड, शुड हैव बीन डेवलप्ड। तो अब जैसे देखिए अभी उतना टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं समझिएगा ज़्यादा नहीं, कोशिश ये सब बार बार रिपीट होगा। जैसे ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये आपका हो गया मेन वर्ब। इस तरह से मैक्सिमम वर्ब फ्रेज में 3 ऑक्सिलरी आ सकता है और नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन याद रखना है एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा तो ये दोनों हमेशा डिटरमाइनर नाउन के बीच में रहेगा। इस तरह से 5 फ्रेज माइंड में बैठा कि 5 फ्रेज बन जाएगा। तो जैसे वर्ड कितने होते हैं, 8 वर्ड्स जब जोड़ेंगे तो कितना फ्रेज बन जाएगा, 5 फ्रेज, 5 फ्रेज। और ये ध्यान रखना है कि कौन वर्ड किसके साथ सजेगा। अच्छा, एक तो हम ऐसे टेस्ट के लिए आप लोग को पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ये हमको बताइए। जैसे अगर हम सब जानते हैं कि ए यूज एंड थ्रो सिस्टम, अगर हम इसमें आप लोग को पूछें तो थोड़ा सा इसमें बताइए तो कौन कौन वर्ड कहाँ होगा। जैसे देखिए ये वर्ड क्या होगा, तो ये वर्ड डिटरमाइनर हो जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा वर्ड जो आपका है एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसा काम करेगा? क्योंकि हम बता चुके हैं कोई भी वर्ड अगर डिटरमाइनर नाउन के बीच में रखते हैं तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस क्लास में बताएंगे, अभी तुरंत हम सारा चीज़ नहीं बताएंगे। और ये जानिए कि ये सब चीज़ ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, पर डे ये आएगा ही। इसलिए माइंड में आपको ये बैठाना है कि वर्ड 8 तरह के जैसे होते हैं उसी तरह से फ्रेज कितने तरह के होते हैं, 5 काइंड्स फ्रेज का है। और थोड़ा सा जनरली ये जानना है कि कौन वर्ड किस फ्रेज में रहेगा, ये थोड़ा सा आपको जानना है। अब जैसे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ, उसी तरह से डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ। फिर वहीं से देखिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ, उसी तरह से एडवर्ब। एक चीज़ थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि एडजेक्टिव जनरली किसके लिए आता है, नाउन के लिए। उसी तरह से थोड़ा सा ये चीज़ जानना है कि वर्ब के लिए जनरली एडवर्ब आता है।
तो जैसे देखिए वर्ब का वर्ब फ्रेज बन जाता है, एडवर्ब का एडवर्ब फ्रेज बन जाता है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज अकेला रह जाता है। ठीक, जैसे हम बोले कि अभी जैसे ये दोनों मिलके नाउन फ्रेज बन जाता है। ठीक, लेकिन वर्ब जो है एडवर्ब दोनों अलग अलग फ्रेज बन जाता है। तो ये याद रखना होगा थोड़ा सा। जैसे हम लिखेंगे वाइज मैन, ठीक, तो वाइज मैन के लिए आया है। पुअर स्टूडेंट, तो पुअर किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए। जैसे हम बोलते हैं फास्ट फूड, तो फूड के लिए फास्ट आया है न। जैसे उसी तरह से हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जो आगे में इसका नाउन हो जाएगा, जैसे एडजेक्टिव कोई भी ले लेंगे, जैसे ग्रीन, ग्रीन शर्ट, ठीक, गाउडी ड्रेस, गाउडी ड्रेस। अब जैसे देखिए ये सारा वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वर्ड किसके लिए आ गया? नाउन के लिए। उसी के लिए एडवर्ब जैसे आता है, तो जैसे देखिए वो हमेशा वर्ब के लिए आता है। वर्क वाइजली, वर्क वाइजली, रन फास्ट, ठीक, टॉक पोलाइटली। अब जैसे देखिए जरा, टॉक पोलाइटली, स्पीक लाउडली। अब जैसे देखिए एक जरा सा, अगर हम यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, इसको एक साथ करने लगेंगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा इसी जगह पर हम एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलके नाउन फ्रेज बन जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग थोड़ा सा इसको गौर करो कि एडवर्ब वर्ब के साथ मिलके एडवर्ब फ्रेज नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब का अपना फ्रेज और एडवर्ब का अपना फ्रेज बन जाएगा, इसलिए ये दो फ्रेज बन गया। ये दोनों अलग अलग रह जाएगा। और वर्ब फ्रेज में हम भले इसके साथ यहाँ पर हम ऑक्सिलरी जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ चाहेंगे हैव टॉक्ड पोलाइटली, अगर हम इसको कहेंगे तो ये वर्ब फ्रेज हो रहा है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ नहीं रहा है। लेकिन एडजेक्टिव जुड़ रहा है किसके साथ? नाउन के साथ। और यहां पर आ रहा है ये वर्ब के साथ, लेकिन इसका फ्रेज दोनों का क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे नहीं इसको पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, लेकिन इस जगह पर ये पढ़ेंगे कि ये वर्ब फ्रेज हो गया और ये यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। तो जनरली आप कह सकते हैं, अब समझ में आया कि ये एडवर्ब फ्रेज अकेला भी रह सकता है, यानी इसके साथ कोई वर्ड नहीं भी आ सकता है, तो भी इसको फ्रेज कहेंगे। क्यों कहेंगे फ्रेज? अच्छा, ये माइंड में आ रहा है कि अब इसको फ्रेज क्यों कहेंगे? क्योंकि आप ही बोले हैं कि वर्ड वर्ड के साथ जुड़ता है तो फ्रेज, तो हाँ कहेंगे, क्योंकि ये वर्ड इसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन अलग उसका नाम पड़ जाएगा। ये वर्ड इसके साथ जुड़ रहा है, ये वर्ड इसके साथ जुड़ रहा है, तो फ्रेज के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जब नेम देने लगेंगे उसको, तो उस समय ध्यान रखना का कि इसको एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे, इसको वर्ब फ्रेज बोल देंगे। इस तरह से फ्रेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना होगा, क्योंकि इसका रोज जरूरी होगा, हमेशा जरूरी होगा। फ्रेज जैसे हम हमेशा बोलेंगे फ्रेज है, क्लाउज है, नाउन क्लाउज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये हम पर डे बोलेंगे तो आप लोग को टेंशन होते रहेगा। इसलिए इस फ्रेज, क्लाउज, वर्ड, सेंटेंस, ये चार चीज बेसिक चीज है जो सेंटेंस फॉर्मेशन में जरूरी होता है, इसको एकदम क्लियर करना है। अब जैसे देखिए, अब हम थोड़ा सा बतला रहे हैं कि फ्रेज और क्लाउज में क्या डिफरेंस। हाफ ही नहीं लेना है, ध्यान यहां देना है। अब जैसे देखिए, फ्रेज में हम बोले कि वर्ड वर्ड जुटता है तो क्या बन जाता है? फ्रेज। अब बोलिए क्लाउज कैसे बनेगा? तो याद रखिए, क्लाउज में फ्रेज फ्रेज जुटता है तो क्लाउज बनता है। तो पहला डिफरेंस तो ये पता चल गया। लेकिन जो मेन हमेशा याद रखना है कि जैसे वर्ड वर्ड जुटेगा तो फ्रेज बन जाएगा, और फ्रेज फ्रेज जुटेगा तो क्लाउज बन जाएगा। लेकिन क्लाउज बनने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है
कि एक वर्ड को एक फ्रेज को सब्जेक्ट बनना होगा और एक फ्रेज को क्या बनना होगा, वर्ब। तो सब्जेक्ट के जगह पर कौन फ्रेज आएगा, नाउन फ्रेज, और वर्ब के जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ब फ्रेज। तो अब जैसे देखिए जरा सा हम ऐसे इसको कह सकते हैं, जैसे बोलेंगे ए वेरी यंग चाइल्ड। तो अब जैसे देखिए डिटरमिनर ले लिए, एडवर्ब ले लिए, एडजेक्टिव ले लिए, नाउन ले लिए, इस तरह से ये सब मिलके कौन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। अब हम इसी में वर्ब दे देंगे, वॉज ए वेरी यंग चाइल्ड वॉज क्राइंग, रो रहा था। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पर देखिए जरा सा कि अगर हम इसको सब्जेक्ट बना लें, इसको वर्ब बना लें, तो यह क्लाउज के स्ट्रक्चर में आ गया। इसका मतलब क्लाउज तभी हम कहेंगे जब उसमें एक सब्जेक्ट हो जाए, एक वर्ब हो जाए, यानी एक फ्रेज नाउन लेना होगा और एक फ्रेज आपको क्या लेना होगा, वर्ब फ्रेज, तभी वो क्लाउज के स्ट्रक्चर में गया। अब जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जैसे चावल दाल बना लेते हैं तो लगता है कि अब भोजन हल्का, आधा से ज़्यादा मेरा तैयार हो गया। तो अब यही समझो एक जरा सा कि अगर आप क्लाउज बना लिए तो अब ये आपके माइंड में अब आने लगेगा कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। अब देखना है कि जैसे क्लाउज जब बनाते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है कि एक सब्जेक्ट को सजा लेना है, एक वर्ब को सजा लेना है, तभी मेरा एक क्लाउज बन के क्या हो जाएगा, तैयार। तब एक बेसिक डिफरेंस हमको कोई बताइए कि फ्रेज और क्लाउज में क्या सोचना है आपको, कि फ्रेज में भी सोचना है कि वर्ड वर्ड जुटता है, और क्लाउज में भी वर्ड वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड वर्ड से एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, यानी फ्रेज फ्रेज। अब वहां जाके ध्यान देना है कि अब ये हम सब्जेक्ट और वर्ब के स्ट्रक्चर में लाके क्लाउज तैयार कर लिए हैं। अब आपको यहां से फिर समझना है, मिटाएं थोड़ा सा, ठीक मिटाते हैं। अब जैसे देखो, अब आपको हमको ये बताइए कि क्लाउज और सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे देखिए अब बच्चा वाला वो बात याद नहीं रखना है कि फुल स्टॉप दे देंगे सेंटेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब अब थोड़ा सा बेसिक चीज हो गया, ये उस समय काफी था लेकिन अब उसको माइंड से निकालिए। मान लो फुल स्टॉप नहीं दिखा, गलती से छूट गया है, तब उसको क्लाउज बोल देंगे। तो अब बेसिक चीज देखना है, हाँ, तो ये बेसिक चीज देखना कि आखिर क्लाउज में क्या होना चाहिए, सेंटेंस में क्या होना चाहिए। तो एक क्लाउज के लिए हम जैसे बता चुके हैं कि एक सब्जेक्ट आ जाएगा, एक वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट के जगह पर कौन फ्रेज आएगा, नाउन फ्रेज, और वर्ब के जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ब फ्रेज। तो दो फ्रेज आ गया, ये क्लाउज आपका बन के तैयार है। अब सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं कि देखिए यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब लेना है, लेकिन अब यहां से सीखिए कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अगर लेना है तो यह सेंटेंस में कुछ शब्द हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस उसी को कहते हैं जो मीनिंग में क्या हो, कंप्लीट हो जाए। सेंटेंस उसी को कहते हैं जो अपने मीनिंग में क्या हो, कंप्लीट हो, सेंस उसका क्या हो, कंप्लीट हो। तो अब जैसे देखिए सेंटेंस उसी को कहते हैं अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट सेंस। अब जिसका हो जाए, नहीं, सेंस जिसका क्या हो जाए, कंप्लीट। तो अगर हम यहां पर बोलते हैं कि हु, तो इसका तो जवाब आ गया कि हु तो एक सब्जेक्ट है, पता चल जाएगा। लेकिन जैसे वर्ब देंगे तो यहां पर कुछ बात आने लगेगा जिसका जवाब देने के लिए हमको क्या लिखना पड़ सकता है, ऑब्जेक्ट। कभी जवाब देने के लिए हमको क्या लिखना पड़ सकता है, कंप्लीमेंट। और कभी जवाब देने के लिए हमको क्या लिखना पड़ सकता है, एडवर्ब, लिखना पड़ सकता है। अगर वो जान रहा है तो यही चीज़ नहीं लिखते हैं और यही फुल स्टॉप दे देते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग कभी कभी एक फुल स्टॉप दे दिए, बस वो सेंटेंस बन गया। लेकिन एक चीज़ जानिए कि सेंटेंस अगर हम उस जगह पर फुल स्टॉप दे के बंद कर देते हैं तो ये वर्ब पे भी डिपेंड करता है या हियरर पे डिपेंड करता है कि वो समझ गया, नहीं तो हमको फिर बताना पड़ेगा। अब जैसे देखिए जरा सा,
अगर बोलते हैं कि ही एट उसने खाया, अब जब तक हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे ये सेंटेंस का रूप नहीं लेगा, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट रह गया। इसका मतलब आगे में कुछ लिखना पड़ेगा, समथिंग, STH मतलब समझिएगा समथिंग। तो ही एट समथिंग, जैसे बोलेंगे ही रेन वह दौड़ा, अब तुरंत जानने की इच्छा होगा कहाँ दौड़ा, किस लिए दौड़ा। तो ही रेन आफ्टर अ डॉग, वह एक कुत्ते के पीछे दौड़ा। इसका मतलब यहाँ और आगे हम कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं। ही सेड उसने कहा, इसका मतलब क्या कहा, तो ही सेड अ सीक्रेट उसने एक रहस्य, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट उसने मुझे एक रहस्य बताया। अब जैसे देखिए जरा सा कि हम वर्ब सब्जेक्ट तो हर जगह ले रहे हैं, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखिए कि एक सेंटेंस और क्लाउज में अगर बेसिक डिफरेंस हम पूछ दें, तो खाली फुल स्टॉप अगर बोलिएगा तो वो थोड़ा सा अच्छा या कंप्लीट नहीं लगता है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप जैसे भोजन को कंप्लीट तभी बोलते हैं, जैसे चावल दाल दे दिया तो वो भोजन कंप्लीट जैसा नहीं लगता, लगता है कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो वही चीज़ से समझिए कि अगर हम सब्जेक्ट दिए, वर्ब दिए, तो आगे उसमें जितना भी क्वेश्चंस उठता है उस सब का जवाब आपको देना होगा। किसमें? सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं। और यही अगर आप सेंटेंस नहीं बनाना चाहते हैं तो क्लाउज वह सब्जेक्ट वर्ब बन के एक क्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि कुछ सेंटेंस आगे वर्ब जो है वर्ब पे ही खत्म हो जाएगा, तो वो आगे कुछ नहीं लेगा। तो उस जगह पर आप कहिएगा कि अब इसको सेंटेंस बोलें कि क्लाउज बोलें, तो उसके लिए हमको आपको बताना पड़ता है कि तब एक फुल स्टॉप कम से कम वहाँ देना पड़ता है। तब वो आप समझ जाते हैं, जैसे हम लोग चावल दाल लिए और उस पर चोखा रख लेते हैं फुल स्टॉप की तरह, तो वह लगता है कि एक कंप्लीट फूड, अब आगे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बस वही सोचिए कि क्लाउज और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको सारा चीज़ लिखना पड़ सकता है। तो इसमें हम सब चीज़ का जवाब देते हैं। एक तरह से हम यहाँ लिखते हैं कि आखिर आगे में हमको क्या सब चीज़ का जवाब देना पड़ता है। तो सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल। तो जैसे इसका जवाब जैसे हु आ गया, या यहाँ पर क्या आ जाता है व्हाट, और यहाँ पर हमको जवाब देना पड़ता है व्हाट या हुम, यहाँ पर देना पड़ता है व्हाट या हाउ प्लस नाउन, लेकिन और यहाँ पर देना पड़ता है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ठीक। तो अब जैसे देखिए कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमको बहुत सारा क्वेश्चंस जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमको क्लाउज में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब से मतलब होता है, लेकिन हम जब सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये सारा वर्ड का हमको जवाब दे के सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये जब तक सब जवाब पूछते रहेगा हम उसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो एक तो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, अब जैसे देखिए ए मैन एबडक्टेड, तो अब जैसे देखिए किसने, एबडक्ट में ना अपहरण करना, तो जैसे बात आ जाता है किसने अपहरण किया, तो एक आदमी ने। फिर आ जाता है किसका अपहरण किया, तो ए ट्रेडर एक व्यापारी का। तो यहाँ जवाब आ गया आपका किसको, तुरंत, क्योंकि आगे पूछने लगता है मन में तुरंत आ जाता है कि अपहरण किया, तो किसने किया, किसको किया या किसका किया। फिर आ जाता है क्यों, तो फॉर मनी या फॉर एक्सटॉर्शन, फिरौती के लिए, एक्सटॉर्शन मनी, फॉर एक्सटॉर्शन मनी यानी फिरौती के लिए। ठीक है। अब फिर आता है कब, तो ऑन मंडे सोमवार को। अब यहां पर जैसे बोले कहां से, तो फ्रॉम हिज शॉप उसके ही दुकान से। अब जैसे देखिए जरा सा कि सेंटेंस हम क्या कहते हैं कि एक जवाब, हम ऐसे इसको थोड़ा सा ठीक से ऐसे लिख देते हैं, होम तो एक ट्रेडर, एक ट्रेडर। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस थोड़ा सजा के लिख रहे हैं एक जरा सा,
ए क्रिमिनल, ए criminal abducted, has abducted या abducted, ठीक। तो जैसे किसने, क्रिमिनल ने, किसको, किसको, तो ट्रेडर को, क्यों, मनी के लिए, कहां से, वेयर, फ्रॉम हिज शॉप, कब, व्हेन। तो जैसे देखिए ये हुआ सेंटेंस आपका। इसका मतलब एक चीज बच्चे आप लोग माइंड में थोड़ा सा बैठा लो कि जैसे क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर है। तो क्लाउज बनने के लिए सिर्फ इतना सा हम लिखते हैं, एक क्रिमिनल एबडक्टेड, एक क्रिमिनल ने एबडक्ट अपहरण कर लिया है। तो अब जैसे देखिए इसमें एक वर्ब आ गया, एक सब्जेक्ट आ गया। अब हम कहिएगा कि यहीं फुल स्टॉप दे देंगे तो हाँ सेंटेंस हो गया, आप कह सकते हो सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा सा अगर बेहतर ढंग से समझना है तो ऐसे समझिए कि एक क्लाउज जो है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आप आ गया। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होना चाहेगा, उसको कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई भी WH वर्ड अगर रह जाता है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, तो वहां पर उसको हम पूरा करके जो लिखते हैं तब वो फुल स्टॉप के साथ आता है और तब वो सेंटेंस कहलाता है। और इस तरह से ये कैसा सेंटेंस बन गया, तो एक सिंपल सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। इस तरह से आज हम आपको क्या चीज़ बताए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक बार हम एक सेकेंड के लिए रिपीट कर देते हैं कि जैसे वर्ड बनाने के लिए हम पीछे वाला क्लास में बता चुके हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आज जैसे वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो वर्ड वर्ड जोड़ के फ्रेज बनाएंगे, फ्रेज फ्रेज जोड़ के क्लाउज बनाएंगे, और क्लाउज में जो वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, उसी वर्ब में सारा WH को जब हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी हियरर हमसे जितना चीज पूछेगा, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ने, फॉर विच, किसके लिए, ये सारा जब जब जवाब हम दे देते हैं तो वह एक कंप्लीट सेंस देने लगता है, और तब हम उस पर एक फुल स्टॉप दे देते हैं और वह एक क्या बन गया, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। लेकिन कभी कभी आप हमसे बहस फिर करोगे कि सर सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप दे देंगे तो वो सेंटेंस नहीं बन जाएगा। तो याद रखिए मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर वो सेंटेंस है, लेकिन सामने वाला को पूछने की जरूरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपको देख रहा है कि क्या खा रहा है। तो जब आपको खाते हुए देखेगा तो कभी पूछेगा कि आप क्या खा रहे हो, इसलिए वो नहीं पूछा। तो ये याद रखिए कि आगे वहां है, वो सेंटेंस कंप्लीट है, अंडरस्टूड हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडरस्टूड, इसलिए लिखने या बोलने की जरूरी नहीं पड़ता है। तो आज भर हम इतना ही बतला रहे हैं कि एक सिंपल सेंटेंस का बतलाए, और कल जो नेक्स्ट डे वीडियो बतलाएंगे उसमें हम बतलाएंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।